मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिला कामारेड्डी में नौजवानों के दो ग्रुपों में झगड़े में चाकुओं से हमला। इस हमले में 5 नौजवान बुरी तरह जख्मी। जिला कामारेड्डी मुस्तखिर में अचानक हंगामा आराई पेश आई। शास्त्री आदर्श संगम दुर्गा माता मंडप के करीब मामूली तनाजा बड़े झगड़े में बदल गया। दो ग्रुपों के नौजवान आपस में उलझ गए और एक दूसरे पर चाकुओं से हमला कर दिया। इस वाक़े में 5 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों के हाथ, पेट और कमर पर जख्म आए। उन्हें फौरी तौर पर कामारेड्डी सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। जख्मी नौजवानों की शिनाख्त राहुल, मणिराज, मणिकांतम, किरण और बालाजी के तौर पर हुई। इत्तला मिलते ही कामारेड्डी टाउन पुलिस मौके पर पहुंच गई और हुजूम को मुंतशिर किया और मामले पर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के तहत नौजवानों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। मोक्काल पुलिस स्टेशन की मुनफरद पहल। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने कहा कि जब नौजवान सही रास्ते पर चलते हैं तो मुल्क का मुस्तकबिल रोशन होता है। निजामा डिवीजन के मोक्काल पुलिस स्टेशन हुदूद में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता 4 दिनों से एक खुसूसी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में 13 देहातों से 13 टीमों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को मंशियात और बुरे नशों से दूर रखते हुए उन्हें मुस्बित सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना था। टूर्नामेंट के अख्तितामी प्रोग्राम में जिला पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य IPS ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि आप सब ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट में भरपूर जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस पर मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये खेल सिर्फ तफरी नहीं बल्कि आपको अखलाकी, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मजबूत बनाने का एक बेहतरीन जरिया है। आज के दौर में नौजवान बड़ी तादाद में मंशियात की तरफ राग़िब हो रही है, जो कि एक नहायत ही ख़तरनाक रास्ता है। एक मरतबा अगर इस लत में पड़ जाए तो ज़िंदगी तबाह हो जाती है। नौजवान ही मुल्क का मुस्तकबिल है। आप सेहतमंद रहें, आला मकसद के साथ आगे बढ़े तो यही खेल और मुस्बित सरगर्मियाँ आपकी ज़िंदगी को संवारेगी, आपको नज़्म ज़ब्त, भाईचारा और इंसानियत का सबक देगी। बादअज़ा क्रिकेट खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में निजामत ACP राजा वेंकट रेड्डी, साउथ रूरल सर्कल इंस्पेक्टर N सुरेश कुमार, मोक्काल पुलिस स्टेशन SI मोहतरमा जैद, सुष्मिता, क्रिकेट टीमों के नौजवानों के अलावा दीगर मौजूद थे। बंडारू दत्तात्रेय की सरपरस्ती में आलाई बालाई प्रोग्राम का इनेकाद। सदर तेलंगाना जागृति के कविता की शिरकत। साबिक गवर्नर की दुख्तर विजय लक्ष्मी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर तेलंगाना जागृति व साबिक रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद के कविता ने आज साबिक गवर्नर और BJP के सीनियर रहनुमा बंडारू दत्तात्रेय की सरपरस्ती में मुनक्किदा आलाई बालाई प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर दत्तात्रेय की दुख्तर विजय लक्ष्मी ने कविता का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कविता ने कहा कि गुज़िश्ता 20 बरसों से दत्तात्रेय इस प्रोग्राम को बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ मुनक्किद करते आ रहे हैं, जो सियासत, मजहब और बरादरियों के हुदूद से बालातर होकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने आता है जहाँ खुशियाँ बांटी जाती है और तेलंगाना की तहजीबी व सकाफती रूह उजागर होती है। कविता ने कहा कि त्यौहार का असल मतलब यही है कि हम अपनी खुशियों को महदूद ना रखें बल्कि दूसरों के साथ बांटें। आलाई बालाई इसी जज्बे की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि दत्तात्रेय की दुख्तर विजय लक्ष्मी ने अपने वालिद की इस रिवायत को आगे बढ़ाया है, जिस पर वो उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती है। उम्मीद जाहिर करती है कि आइंदा भी ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ इसी जोश व खरोश के साथ मुनक्किद होता रहेगा। कविता ने मजीद कहा कि दत्तात्रेय का किसी जमात के सियासी रहनुमा या गवर्नर के तौर पर तस्करा नहीं किया जाता, बल्कि वो एक ऐसे शख्सियत के तौर पर जहनों में महफूज है जो हमेशा लोगों को जोड़ने और उनके मसाइल हल करने में पेश रहे। सियासत में अपने सफ़र के दौरान कई अफराद ने उन्हें बताया कि जो भी किसी मसले के हल के लिए दत्तात्रेय के पास जाता वो ना सिर्फ फौरी तवज्जो देते बल्कि उस वक्त तक नुमाइंदगी करते जब तक मसला मुकम्मल तौर पर हल ना हो जाता। यही वजह है कि दत्तात्रेय अवामी खिदमत की एक रोशन मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं।
कविता ने कहा कि आज उन्हें बेहद खुशी है कि वो ऐसे बावकार और अवाम दोस्त रहनुमा की सरपरस्ती में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम का हिस्सा बनी है और उनकी दिली ख्वाहिश है कि गुज़िश्ता 20 बरसों से जारी ये रिवायत आने वाले दिनों में भी तेलंगाना की सखाफत और भाईचारे की अक्कासी करते हुए उसी शान व वक़ार के साथ जारी रहे। शायर प्रसाद रेड्डी के देहांत पर के कविता का इजहार ताज़ियत। तेलुगु यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर गोपी के अहलिया के देहांत पर भी उन्होंने रंजो गम का इजहार किया। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने आज गड्डी अनाराम में मारूफ शायर के शिवा रेड्डी के घर पहुंचकर उनके फर्जा मुमताज मुसव्विर और शायर शंभू प्रसाद रेड्डी के हाल ही में देहांत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। कविता ने शिवा रेड्डी के अहल खाना से मुलाकात की और अंजहानी प्रसाद रेड्डी के खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया और सोगवार खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शंभू प्रसाद रेड्डी न सिर्फ एक बासलाहियत मुसव्विर और शायर थे बल्कि तख्लीकी दुनिया में अपने इनफरादियत और फन के जरिए एक नुमाया मुकाम के हामिल थे। उनके देहांत से अदबी दुनिया को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस मौके पर कविता ने अहल खाना को हिम्मत व सब्र की तलकीन की। कहा कि पूरा अदबी व सकाफती हल्का उनके गम में बराबर के शरीक है। क़ब्ल के कविता ने प्रोफेसर एन गोपी साबिक वाइस चांसलर तेलुगु यूनिवर्सिटी के मकान पहुंचकर उनकी अहलिया के देहांत पर रंजो गम का इजहार किया और अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया। लाइन पैठान प्रोग्रामिंग की तरबियत के लिए एमए सिद्दीकी की जानिब से तरबियती क्लासेस का एहतमाम। मोहम्मद नईम कमर और दीगर ने एमए सिद्दीकी की खिदमत की जबरदस्त सताइश की। स्टैंडर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन एमए सिद्दीकी की जानिब से हर साल तातीलात के मौके पर तलबा व तालिबात के लिए मुफ्त तरबियती क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी दशहरा की तातीलात के मौके पर लर्न पैठान प्रोग्रामिंग के मुफ्त तरबियत का एहतमाम किया गया, जिसमें कई तलबा हिस्सा लेते हुए तरबियत हासिल कर रहे हैं। आज अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर ने भी एमए सिद्दीकी की क्लासेस का जायजा लिया और उनके मुनफरद अंदाज तरबियत की जबरदस्त सताइश की। मोहम्मद नईम कमर ने अपने खिताब में तलबा को तालीम की अहमियत वो अफादियत के ताल्लुक से बताते हुए कहा कि तुम मिल्लत इस्लामिया का अनमोल खजाना हो। अगर तुम अहले तरबियत याफ्ता हो जाओ तो तुम्हारी आने वाली नस्लें भी इंसानियत के लिए नाफे बनकर खिदमत अंजाम देंगी। इस प्रोग्राम से मारूफ सोशल वर्कर मोहम्मद मोइज के अलावा CBSM कंसेप्ट के डायरेक्टर मंसूर अहमद ने भी मुखातिब किया। और एक एक्सपोनेंट विद ऑपरेटर हो गया। अब नम2 क्या है? कौन सा डाटा टाइप है? फ्लोट है, इंट है, कॉम्प्लेक्स है, डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग यहाँ नहीं, स्ट्रिंग कैलकुलेटर में स्ट्रिंग कैलकुलेट करते हैं। रहमान प्लस रहीम का हुआ कभी इंटीजर्स नहीं ना, आगे बात समझ में इंटीजर्स। सो नंबर इज एन इंटीजर। सिंटैक्स व्हाट है? इनपुट एंटर द फर्स्ट वैल्यू। नंबर क्या है? वेरिएबल है। अब आप वैल्यू क्या है? 2 2 4 2 1000 का 2 देते हो। num2 क्या है? अगेन इंटीजर। उसकी वैल्यू इनपुट करो बोल रहे हैं हम। यूजर को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भाई तुम तुम्हारे दो नंबर दो। तब उन्हें क्या होता है? पहला स्क्रीन पे क्या आएगा? एंटर योर वैल्यू, जैसे 20 40। तो जैसा वैल्यू एंटर करेंगे, काम क्या करेंगे? ये दो वैल्यू एंटर कर देंगे। तो पहला काम क्या करेंगे? द एडिशन इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे हम। किन दोनों को ऐड करेंगे? num1 और num2। फॉर्मेट क्या देंगे उन्हें? ऐड num1 का num2। ये कहां से आ रहा? और एक बात टाइप करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, ये आपका स्ट्रिंग है, ये आपका डिफाइंड फंक्शन है। हाँ, यहाँ गड़बड़। आप एडिशन को कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन को कैपिटल में लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट, ये पूरे कहां से लिए जा रहा? फंक्शन से लिए जा रहा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जो तुम्हारा खालिक और मालिक है, दुनिया को चलाने वाला, पालनहार है। तो उसकी जो सबसे पहली हमको हिदायत दी वो ये थी कि इल्म हासिल करो। और फिर आगे चलते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम फरमाते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा। इस ताल्लुक से दुआ करते रहो कि शायद तुम्हारा हल्की भी हो। रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो मतलब क्या है? एक तो हमको इल्म सीखना है और दूसरा इल्म में ज़्यादती के लिए, इल्म में इजाफे के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करना है।
तो यहाँ पर नौजवानों की बड़ी तादाद है जो एक जज्बे के तहत कुछ सीखने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं इनकी इस कोशिश की सताइश करता हूँ। और एक चीज़ ये भी मैं इससे पहले जब यहाँ पर बात भी थी एक वीडियो के लिए मुझे सिद्दीकी साहब ने कहा था, तो मैंने उसमें भी बात कही थी कि इन सीखने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती, उम्र कुछ नहीं होती। आज भी मैं इस उम्र में हूँ, मेरी उम्र करीब 60 साल है, 1 साल का मुझे, तो आज भी मैं सीखने की कोशिश में लगा हुआ, कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ। अगर कुछ सीखेंगे तो अपनी जिंदगी में तो फायदा उठाएंगे, लेकिन आप दूसरों को फायदा पहुंचा सकते हैं। इस जज्बे के साथ सीखिए, कोई फर्क बेकार नहीं होता। तो 2 दिन पहले एक साथ मुझसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई नहीं भाई अपने पास इतनी सलाहियतें हैं, लेकिन अल्लाह ताला की क्या मशीयत है नहीं मालूम, अल्लाह ताला हमसे काम नहीं ले रहा। तो शिकायत होती है कि भाई अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत से नवाज दिया, मेरे से काम नहीं ले रहा। पहली चीज तो आपको कोशिश करनी है कि मैं काम करूँ, जैसे अल्लाह ने इनको सलाहियत दी सिद्दीकी साहब को, और वो सिद्दीकी साहब जो अपनी सलाहियत से खुद फायदा उठा रहे हैं और दूसरों को भी मुस्तफीद कर रहे हैं। लेकिन बात तो ऐसा होता है, आपकी सलाहियतें बहुत होंगी लेकिन अल्लाह ताला आपसे काम नहीं लेता। तो इसका मतलब नहीं कि आपकी सलाहियत की कोई अहमियत नहीं है, कोई अफाजत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आपकी सलाहियतों से कब अल्लाह ताला कहाँ काम लेगा आप कह नहीं सकते, और जब लेगा तो आपकी शख्सियत को अल्लाह ताला ऐसा उठाएगा। अल्लाह ताला से छुपे रहो, सीखो और सिखाने का जज्बा भी रखो। और खासकर नौजवानों की तरफ से अल्लाह ने कहा कि नहीं है नशे मंतिरा फसले सुल्तानी की गुम्बदों पर तो चाहिए है बसेरा कर पहाड़ों की चढ़ाव। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जंगलों में जाओ चढ़ावों को बसाना को, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर कोई चीज आप हासिल होती है तो उसकी इंतहा को पहुंचने की कोशिश करो आप, यानी कि फन की बुलंदियों पर पहुंच जाओ और ये कहो कि मैं अपने फन की बुलंदियों से काम ले लूंगा, मुझे मुकाम न दो, मैं मुकाम ले लूंगा। तो आपको अपना मुकाम खुद बनाना है, और जब आप जद्दोजहद करते हुए आगे बढ़ोगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद आपकी मदद के फैसले कर देगा, फरिश्तों को लगा देगा कि इसकी मदद करो, और आप नाकाम होंगे। तो जज्बा रोज बहुत है कामिल है, तवक्कुल अल्लाह बहुत बड़ी चीज है। मेहनत के साथ तवक्कुल अल्लाह करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चुमेगी। तो जिस तरह जहां भी मौका मिल रहा मोती चुनना है, सीखना क्या है, मोती चुनना है। हम मिसाल के तौर पर 1000 सिक्के बिखरे हुए सोने के, आप कोशिश करेंगे जितने ज्यादा मैं समझ सकता हूँ समेट लूं, और मैं समझता हूँ इल्म से ज्यादा कीमती मोती, इल्म से ज्यादा कीमती सोने के सिक्के कोई नहीं होते। आप चुन लीजिए, जहां जितने मिलते चुन लीजिए, जितना जमा करते कर लीजिए, और जितना आप सीखेंगे वो आपके लिए, आपकी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए और मिलत के लिए बहुत बाफायदा साबित होगा। ये जो यहाँ पर जो क्लासेस चल रहे हैं, यहाँ पर आपका बाजार हुआ एक एक लम्हा इंतहाई कीमती अनमोल है। समझो निजाम पर एक निजामत के अंदर एक हीरा है, समझो नईम खबर साहब के नाम से निजाम पर कभी पहचाना जाता, ऐसी शख्सियत है। तो खैर जो है तो बताना ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे सिद्दीक साहब जो स्टैंडर्ड स्कूल के कॉरेस्पोंडेंट है, उनकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके लिए ताउन करके अपना वक्त जो है कीमती वक्त अपना छोड़कर, क्योंकि ये दशहरे के जो हॉलीडेज रहते तो हर कोई भी जो अफराद रहता वो ये सोचता कि ये हॉलीडेज में जो है मैं मेरी फैमिली के लिए जो है यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये जगह पे घूमने के लिए जाऊँ, फिरने के लिए जाऊँ। लेकिन जो है हमारा सिद्दीक साहब जो है कौम की मिलत का दर्द रखते हुए और कौम के नौजवानों का दर्द रखते हुए, ये फिक्र रखते हुए, अपनी कुर्बानियाँ देते हुए आप लोगों के लिए ये टाइम जो है ना वक्त दे रहे। तो हमारा भी फर्ज है कि आकर यहाँ पर जो है अच्छे से अच्छा इल्म हासिल करें, सीखें और अपने घर के अंदर रिश्तेदारों में ऐसे अहबाब जो यहाँ तक पहुँच नहीं सके उनको आप समझाएं और सिखाएं। और दूसरी चीज़ क्या है, देखिए इल्म ऐसी चीज़ है वक्त जाने के बाद आप सीख नहीं सकते। ये तो बात तय है कि इल्म सीखने के लिए उम्र की कुछ जो है हद नहीं है, लेकिन तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे साथ इस वक्त बैराज के सीनियर कायद सनाउल्लाह खान है और उनसे मुख्तलिफ मामला पर बात होंगी और ये सवाल किया जाएगा कि ये जो है हमेशा ही सियासी मैदान में सरगर्म रहे हैं और बहुत से इशूज पर इनकी गहरी नजर रहती है और जब भी बात करते हैं तो मुदल्लिल बात रहती है और नफ्स पे हाथ रखते हैं। तो मैं समझता हूँ मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले सेंसिटिव चीजों के ऊपर आपकी नजर रहती है जी, तो आपकी नजर से हम जो है कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि निजामाबाद हो या फिर हमारे इंटायर तेलंगाना स्टेट के अंदर जिससे आपने सवाल ये पूछा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस, मैंने नहीं कहा, आपके उस वीडियो में था तो वही सवाल में उठाया पर। तो सबसे पहले तो बात यह है कि सबसे पहले अवाम ने ये डिसाइड कर लिया कि बार बार केसीआर हमको चाहिए, केसीआर कावाली, या फिर वो तमाम जो पास्ट में जो स्कीम्स थे, जिस तरह जो है अवाम हमारी जो है ना खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, वो तमाम चीजें जो सुकून और आफियत के साथ तेलंगाना अवाम गुजार रही थी, वो सुकून खत्म हो गया। सुकून खत्म होने की ये सबसे पहली निशानी ये है कि आप देख रहे हैं कि हमारे अतराफ में जो तेलंगाना की 10 साल हुकूमत के अंदर जो चीजें नहीं हुई, इन 2 साल ये 2 इयर्स ऑफ कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर ये चीजें, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अब आप देख ले कि हमारे केटीआर साहब का एक बहुत मशहूर स्टेटमेंट रहा कि उन्होंने ये कहा कि तेलंगाना की गवर्नमेंट आते ही सबसे पहले ये लोग आपको फसादात में जो है ना मुलविस कर देंगे और इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये स्टेट गवर्नमेंट चला सके। कांग्रेस से हटाकर बीजेपी को देना चाह रहे। आप देखिए जहां जहां पे भी कांग्रेस ने हुकूमत की, उन्होंने सॉफ्ट तरीके से बीजेपी को अपना पावर ट्रांसफर किया। बीजेपी के ताल्लुक से कांग्रेस नरम पूछा रखती है, गैर महसूस तरीके से, जो आपकी जो बात है गैर महसूस तरीके से जो है बीजेपी के लिए रास्ता हमवार कर दी। बिल्कुल सही बात यानी कि जो सब रास्ता। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, केसीआर ने क्या काम किया था कि अब मैं जो बोल रहा हूँ, जितने भी बिल पार्लियामेंट में पेश हुए थे मुस्लिम ताल्लुक रखने वाले, 3 तलाक का बिल से बहुत से बिल, वहां पर केसीआर की जो पॉलिसी थी, घर जानबूझाना नहीं कहा जा सकता, या तो वॉकआउट करके जो खामोश मदद की गई या फिर जो उसकी तारीफ में उड़ दिया गया। किसानों से क्या कहेंगे ये अभी आपको मैं हमेशा से ये एक सोशल मीडिया का बनाया हुआ जो है ना एक इल्जाम टीआरएस के ऊपर लगाया गया कि वो हमेशा आप ये जब पोलिंग हुई, मैं एक क्या मौजूद थी, 30 सेकंड में आपको ये बात बोल दूंगा कि ये जो है टीआरएस को जो है हमेशा से जो है ना ये मतीन शरीफ के जैसे लोग जो इन्होंने इकोसिस्टम बनाकर कहा कि तेलंगाना की जो टीआरएस जो है, यानी उस वक्त जब टीआरएस थी तो बीआरएस जो है बी टीम है बीजेपी की, कहा उन्होंने। कई 100 औरतों की तादाद जो है ना हमारे साथ थी ट्रिपल तलाक के बिल के अगेंस्ट में। अब रही बात वुमेन एम्पावरमेंट की, हमारी पार्टी टीआरएस पार्टी जो है ना बहुत क्रिस्टल क्लियर है। मैंने हमारे सनाउल्लाह खान साहब, मैं आपको ये नहीं करूं कि जैसे ग्राउंड पे आपने काम नहीं किया, ग्राउंड पे तो काम हो रहा। मैं बात करूं जहां बिल्कुल फाइनल अंदाज में जो हमको काम करना चाहिए था, लेकिन पार्लियामेंट की बात करूंगा, वहां पर आपका रूल क्या था? मेरा सबसे बड़ा सवाल वो है। ग्राउंड में तो बहुत काम, मैडम भी मैदान में उतर गए, केटीआर साहब भी उतर गए, केसीआर साहब भी उतर गए, उन्होंने प्रोसेशन निकाले, बहुत से मुद्दा करे, लेकिन प्रैक्टिकली पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है? अच्छा, आप जब हमारी ताकत थी, पूरे ताकत के साथ मुजाहरा किया पार्लियामेंट के अंदर, जब हम सबसे कमजोर थे यहाँ पे। अब आप देखिए कि वक्फ बिल के टाइम पे पूरे एंटायर स्टेट में सबसे खूबसूरत अंदाज में और बेहतरीन अंदाज में अगर किसी ने बात की तो वो सुरेश रेड्डी साहब ने की, और वो भी राज्यसभा। ये बात को आपको मानना पड़ेगा। आप तस्लीम कर दूं, आप सुरेश रेड्डी साहब को मैं सल्यूट करूंगा। नहीं, क्योंकि सुरेश रेड्डी साहब को आप नहीं चाहिए, पूरे मुल्क के लोग जो है ना सैल्यूट करना चाहिए। हमारी पार्टी ना तो स्टेट में रूलिंग में है, ना फिर हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, उसके बावजूद राज्यसभा में बेबाक तरीके से सुरेश रेड्डी साहब ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बात की, जो कनेक्शन, वो रिलेशन खत्म कर दिया हम। चलिए, तो लोकल सतह की बात हो गई, मैं स्टेट वाइड बात करना चाह रहा हूँ। मैं जो सो कांग्रेस और बीआरएस दोनों को जो सो टैली करते, दोनों का मुआवजा करते बात करना चाह रहा हूँ। ये तो अगर लोकल मसले है और लोकल मसलियतें अलग रहती, मैं भी लोकल मामले अलग रहते, मैं भी लोकल लीडर, लेकिन लोकल लीडर है आप। आपके जो जितने भी वीडियोस में अब तक देखा हूँ, तो वहां पर आप रियासती सतह पे जो सो क़यादत को जो सो आप टारगेट पर करें, तो यहाँ पर सवाल बनता कि रियासती सतह की सियासत का। और मैं जब तक, मेरे जहां तक मानना है कि एक साहिब बसीरत नौजवान है, आप उभरते हुए कायद है, जिनके पास जो सो बहुत ज्यादा मालूमात का खजाना है और बहुत बारीक नजर रखते हैं सियासी माहौल पर, और जो सो बहुत अच्छे जो अंदाज में उसको पेश करने की सलाहियत भी रखते हैं।
तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जो कंपेयर कर रहे हैं कांग्रेस और बीआरएस को, तो बीआरएस में भी खामियां हैं, कांग्रेस में होंगे, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ ना, मैं कांग्रेस का सपोर्ट करूँ, मैं बाइसेट जर्नलिस्ट, मैं जो सो बिल्कुल खुली किताब हूँ, मैं हर जमात मेरी है, मैं बीजेपी को भी जो सो उतनी तरजीह देता हूँ जितनी कांग्रेस को देता हूँ, बीआरएस को वही तरजीह देता हूँ, मैं एमआईएम को वही तरजीह देता हूँ, क्योंकि मेरी तरजीह कोई एक जमात नहीं होती, मैं सबको लेकर चलना पड़ता, पूरे लीडर्स जो सो मेरे से रब में रहते, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ। बिल्कुल सही बात। तो मेरे को हर एक का जो ओपिनियन है वो लेके जो सो पब्लिक के सामने रखना पड़ता। अभी जो बात आपसे हो रही है, आप इस वक्त जो सो बीआरएस के रिप्रेजेंटेटिव है, तो मैं जो सो आपको बात कर रहा हूँ एक जर्नलिस्ट के हैसियत से कांग्रेस का सपोर्ट करते हुए, तो मेरा मकसद ये है कि आप जब तनकीद कर रहे हैं तो वो खामी जो आप उजागर कर रहे हैं, क्या वो खामी आपकी पार्टी में नहीं थी क्या? मेरा सवाल वही है। नहीं, आप अगर कोई एक पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर अगर आप बात करें तो उसके अंदर हमारे लीडरों का क्या स्टैंड था कि क्या हमने, आपने जो है परसों एक मती शरीफ के ताल्लुक से कहा मुसलमानों केसीआर को पहचानो, बहरहाल उसमें जो सो आपने बहुत से जो सो हवाले दिए, जैसा कि जो सो मस्जिदों की शहादत है, चिल्लों की शहादत का मामला है, तो ऐसे मामले तो जो सो बीआरएस के दौर इख्तियार में भी हुए, और फसाद का जहां तक मामला है तो फसाद तो उनके दौर में भी हुए। अब ये देखिए, आप जो बेस बना के बात करना चाह रहे हो, बेस हर दो के पास है, यहाँ पर भी हुए, यहाँ पर भी हुए। अब यहाँ तो मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पर तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल ही नहीं रहा हुकूमत का, तो यहाँ तो कैसे महसूस हो रही, लेकिन आपके दौर में भी हुआ, जैसा कि खाने की मस्जिद शहीद हुई, सेक्रेटरीट की मस्जिद शहीद हुई, ऐसे 8 मसाजिद शहीद हुए। तो यहाँ पर जैसे जब हमने हुकूमत से बात की तो उसका कोई वादा जवाब हमको नहीं मिला, तो यहाँ पर भी वही कैफियत हो रही, तो दोनों की गलतियां हैं। अब मैं समझता हूं कि एंटायर स्टेट के अंदर कभी भी कोई मसाइल परेशानी आई तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको फुल्ली तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसका जवाब देने की कोशिश की। जब रही बात मसाजिदों के बारे में, हम ये चीज बार बार रिपीट करते हुए बोल रहे हैं कि ग्राउंड के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने अपनी बात अपने जो एमएलएस वगैरह थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह थे, उन तक उनकी वो बात पहुंचाई। पहुंचाने के बाद आपने देखा होगा कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले केटीआर साहब ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ मस्जिदों की शहादत के बारे में इंटरव्यू दिया कि ये क्या क्या एलिगेशंस लगाए गए हमारे पे, ये क्या क्या एलिगेशन का हमने क्या जवाब दिया। बहुत सारे मसाइल आगे आएंगे जब डिग आउट होंगे, जब हमारे जो है ना केसीआर साहब केटीआर साहब जब आएंगे, इस मामले में तो कोई पार्टी दूर की धुली भी नहीं रहती। नहीं, स्कैम जब होंगे, जब बाहर आएंगे उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। बहरहाल आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला, बहुत खुशी हुई, बहुत से बातों पे जो है खुलकर बात करने का मौका मिला। अब आपको और एक बात, मेरी बात खत्म करने से पहले बोलूं कि म्युनिसिपैलिटी में इनका कोई रोल नहीं रहेगा कांग्रेस का। ये लोग बीजेपी को खत्म नहीं कर सकते। बीजेपी को खत्म करना है, निजामाबाद से वॉश आउट करना है, तो फिर टीआरएस की जरूरत पड़ती निजामाबाद को। और आपने देखा होगा ज्यादातर सीट जीतने के बावजूद भी वो लोग इख्तियार पे नहीं आए। ये सिर्फ और सिर्फ गणेश गुप्ता साहब की जो है ना, वो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, हिकमत अमली जिसको बोलते हैं। और मैं उनको ये बात पहले भी बोला था, चाणक्य ऑफ निजामाबाद पॉलिटिक्स। चाणक्य हार भी सकता, जिंदगी में हार जीत तो लगी भी है, मगर चाणक्य ऑफ निजामाबाद पॉलिटिक्स गणेश गुप्ता साहब थे। और उनका एक एहसान है, याद रख लीजिए कि 10 साल में कारपोरेशन पे बीजेपी को बैठने नहीं दिए। अगर वो कारपोरेशन में बैठ जाते तो जो है आज हमारे जो दूसरे जो मसाइल है वो कभी भी उनका हल नहीं निकलता था। तो कांग्रेस को जो है अगर आप जितना हो सके उतना इग्नोर करिए। इग्नोर करने से जो है जितना बीआरएस मजबूत होंगी ग्राउंड लेवल पर, कारपोरेशन बीआरएस कहाँ मजबूत हो सकती है? आप घर में फूट है, घर में फूट है, सवाल ही नहीं है ना। नहीं, घर में फूट, आप क्या मैसेज दे रहे हैं आपकी तकसीम से? नहीं, घर में फूट तो क्या घर में फूट नहीं थी क्या? कांग्रेस के जो है ना इतने बड़े, कांग्रेस एक समंदर है भाई। अब कमान वहां से आती है कि यहाँ से आती है, कांग्रेस एक समंदर है। एक गा तो दूसरा तैयार हुआ था, या वन मैन शो है केसीआर साहब, लेकिन उनके सामने एक राइवल खड़ा होगा कविता मैडम की शक्ल में। नहीं, ये आप रेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर रेबल बना या नहीं बन चुका, पार्टी से सस्पेंड हो चुके हैं, सस्पेंड कर दिया गया। एंटी पार्टी एक्टिविटीज में जो भी मुलविज रहेंगे उनको जो है ना पार्टी से हटाने का जो है बिल्कुल जो है, जबकि सियासी मैदान में जो है इस बात का जो सो इल्जाम भी सामने आ रहा है कि अब केसीआर साहब की जो कमांड थी कमजोर पड़ गई। अब वहां पर हरीश राव और सतीश राव, इन लोगों का जो सो मौखूफ मजबूत होगा, जिसकी वजह से जो मैडम जैसी जो फाल कायद है, जिनकी जो सो पब्लिक में गिरफ्त है, उनको जो सो दूर कर दिया गया, जिसकी वजह से बीआरएस की जो अखलाकी ताई थी तकसीम हो गई। ये अब आप, ये हमारा और आपका ख्यास है। पॉलिटिक्स में
जब तक जो चीज आंखों से देखी नहीं जाती, जब तक जो है ना रिटर्न में कोई चीज नहीं समझाई जा सकती, तब तक कोई जजमेंट हम पास नहीं करना चाहिए। तो है अपनी जगह, कल मामले मसाइलें भी हो सकती, नहीं, लेकिन मसाइल- फिलहाल का मंजरनामा बोलूंगा।